तो मैं हूं विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन की रीट एसएस स्पेशल क्लासेज में आप सबका। दोस्तों, हमने कल से आपके लिए रीट एसएस की स्पेशल क्लासेज यानी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर दी है। कल हमने पहले यूनिट का पहला पार्ट पढ़ लिया। आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, आप जाकर उसे पढ़िए। आज हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम, सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग विद्वानों के अनुसार उनके निर्माता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजातियां कैसी थी और एक प्रमुख स्थल हड़प्पा की हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो कालक्रम देख लो, यानी अलग अलग विद्वानों ने यह बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस समय से किस समय तक थी। दोस्तों समझ लो, सिंधु घाटी सभ्यता किस समय से किस समय तक थी, ये अलग अलग विद्वानों ने बताया। अब देखो, सबसे पहले हमारे आते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये मान लो कि जैसे साइकोलॉजी में क्रो एंड क्रो आता है, हर यूनिट में एक परिभाषा कथन क्रो एंड क्रो का है, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जॉन मार्शल भी वहाँ हर जगह लगभग जगह आपको जॉन मार्शल का नाम मिलेगा। तो जॉन मार्शल से आप अच्छी तरह परिचित हो जाइए। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया। सर्वप्रथम कालक्रम निर्धारक इसने बताया कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक थी। इसने बताया दोस्तों 1931 में। इसने 1931 में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी। यानी इसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व थी। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स, दोस्तों माधव स्वरूप वत्स का नाम आता है। माधव स्वरूप वत्स ने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो था दोस्तों 3500 से 2700 ईसा पूर्व। 3500 से 2700 ईसा पूर्व। इसके बाद एक व्यक्ति आता है दोस्तों, उसका नाम है फेयर सर्विस। इसने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय था वो था दोस्तों 2000 से 1500 ईसा पूर्व। 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रामाणिक समय बताती है वो है C14 कार्बन डेटिंग पद्धति। और इसके जो भारत में जो इन्होंने बनाया वो थे डॉक्टर धर्मपाल अग्रवाल और आपके रोमिला थापर, जिन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2750 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। अब आप ये सोच रहे होगे इन सब के आगे मैंने ईसा पूर्व क्यों लगाए। तो दोस्तों ये जो है समय, ये ईस्वी सन से पहले, यानी जो ईस्वी सन है ईसा के जन्म से पहले, उस समय को कहा जाता है दोस्तों ईस्वी पूर्व, यानी जिसको कहते हैं BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। BC के नाम से जिसे संबोधित करते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग विद्वानों ने इसके निर्माता किसे कहा, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप का। अब दोस्तों आपको याद रखना है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है आर्य थे। तो इन्होंने बताया कि इसकी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो भी कौन थे, आर्य थे। तो इनके अनुसार आर्य लोग थे। डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ने बताया कि इसके निर्माता थे आर्य लोग। DP अग्रवाल और अमलानंद घोष ने ये कहा कि ये जो सभ्यता के निर्माता थे ये सिंधु सभ्यता जो थी उसके लोग थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग ने इस सभ्यता को बसाया था।
ये मत है डीपी अग्रवाल और अमनानंद घोष का। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फेयर सर्विस और रोमिला थापर की। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने ये कहा कि दोस्तों ये लोग थे, ये ग्रामीण संस्कृति के लोग थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। इसके बाद दोस्तों गोल्डन चाइल्ड व मोर्टिमर व्हीलर ने बताया कि ये लोग दोस्तों सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, यानी जो सुमेरियन सभ्यता है उसके ये लोग थे। और एक विद्वान है दोस्तों राखल दास बनर्जी, इसने कहा कि दोस्तों ये द्रविड़ लोग थे। तो देख लो, डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप ने तो कहा कि यार ये लोग थे। डीपी अग्रवाल अमनानंद घोष ने कहा कि क्षत्रिय सभ्यता के लोग थे। फेयर सर्विस रोमिला थापर ने कहा ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। गोल्डन चाइल्ड मोर्टिमर व्हीलर ने कहा सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। और राखल दास बनर्जी ने कहा द्रविड़। अब दोस्तों इसके अंदर कुछ प्रजातियां पाई गई है, 4 प्रजातियां इसके अंदर पाई गई है। पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी आपकी भूमध्य सागरीय, तीसरी आपकी मंगोलाइड और चौथी आपकी अल्पाइन। अब दोस्तों इस सभ्यता की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है ये माना जाता है कि शिवलिंग पूजा की जो शुरुआत है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से मानी जाती है, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ने शिवलिंग पूजा की शुरुआत मानी जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ने शिवलिंग पूजा की शुरुआत की थी। इसके अलावा ये जो भूमध्य सागरीय है ये सर्वाधिक सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो निवासी थे वो भूमध्य सागरीय थे। और इसके अलावा मंगोलाइड जो है और अल्पाइन ये सभ्यता भी यहाँ पर निवास करती थी। अब दोस्तों आज हम जो है प्रमुख स्थलों की पहले स्थल हड़प्पा पर चर्चा कर लेते हैं। पहला स्थल है दोस्तों हड़प्पा पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हड़प्पा जो है इसकी पहचान किसने की थी? तो मैंने जब ये स्टार्ट में ही बता दिया था कि हड़प्पा की पहचान 1826 में चार्ल्स मेसन ने की थी। चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसकी पहचान की थी, यानी 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा की पहचान की थी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि जो आपके राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी, यानी 1921 में इस स्थल को खोजा था या यहाँ से खुदाई करनी प्रारंभ कर दी थी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब देखो दोस्तों 1922 और 23 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया, यानी उसको वहाँ से उस स्थल को खोदा, यानी वहाँ पर खुदाई की, यानी उसको कुछ न कुछ अवशेष या ऐसा लगा होगा कि यहाँ कुछ न कुछ है, तो उसने 22 से 23 में यहाँ उत्खनन किया, यानी यहाँ से खुदाई की। उसके बाद देखो दोस्तों माधव स्वरूप वत्स आता है। माधव स्वरूप वत्स जो है वो 1926 में यहाँ पर उत्खनन करता है। माधव स्वरूप वत्स 1926 में यहाँ उत्खनन करता है, क्योंकि उसे पता चला कि दयाराम साहनी ने कुछ खोदा था, उसको कुछ मिला था, तो इसने इसके 3 साल बाद ये यहाँ पर आता है और इसने भी यहाँ पर उत्खनन किया या करवाया और यहाँ पर उसको कुछ मिला। तो एक और व्यक्ति आता है मोर्टिमर व्हीलर। दोस्तों मोर्टिमर व्हीलर इसके 20 साल बाद आता है, यानी 1946 में आता है, और 1946 में आकर ये पता लगाता है कि माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी को यहाँ से कुछ न कुछ चीज़ें मिली है, तभी उन्होंने यहाँ पर खुदाई की है, तो ये भी खुदाई करता है। तो इन तीनों ने मिलकर इस हड़प्पा को खोदा था। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो हड़प्पा जो स्थान है वो वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में हम बात करें तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के
मोंटगोमरी जिले में है और नदी है आपके दोस्तों सिंधु नदी। यह स्थान है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मोंटगोमरी जिले में सिंधु नदी पर। और ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में भी इसका जिक्र है। ऋग्वेद में दोस्तों इसको हरि यूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरि यूपिया कहा गया है। अब दोस्तों इसके अंदर थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी। ये जो प्रांत था वो पंजाब, सिंध नहीं दोस्तों, पंजाब प्रांत था। कौन सा प्रांत था? पंजाब प्रांत था। और आपके जो मोंटगोमरी स्थान है साहिवाल जिले का, इसमें साहिवाल जिला है। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं इसके अवशेषों की। यहाँ हमें क्या क्या मिले? तो अवशेषों में हमें दोस्तों यहाँ से एक तो 12 कक्षों वाला अनानगार मिला है, यानी अन्न रखने का स्थान मिला है। 12 कक्षों वाला अनानगार मिला है, यहाँ पर अन्न रखा जाता था। यानी ये मान लो कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खेती बहुत होती थी और अन्न बहुत होता था, इसलिए 12 कक्षों वाला अनानगार मिला है। 12 कक्षों वाला अनानगार यहाँ से आपको मिला है। इसके अलावा ये जो 656 पंक्तियों में मिला है, ये जो अनानगार है 656 पंक्तियों में मिला है। इसके अलावा गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूर रहते थे दोस्तों, उनके आवास स्थल मिले हैं, मजदूर बैरक। क्या मिले हैं? मजदूर बैरक। इसके अलावा यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। देखो आगे चर्चा हम बात करते हैं तो यहाँ से मिला है R37 कब्रिस्तान। R37 यहाँ से मिला है। लकड़ी की बनी 100 पेटी मिली, लकड़ी की बनी 100 पेटी, या आप जिसे ताबूत भी कह सकते हो। इसके अलावा मनुष्य के शव के साथ बकरे की अस्थियाँ मिली, यानी ये माना जाता है कि बकरे की अस्थियाँ, यानी ये मान लो कि उस समय मनुष्य के साथ बकरे को भी दफना दिया जाता था, यानी मनुष्य के शव के साथ बकरे की अस्थियाँ मिली है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ से दोस्तों पाषाण मूर्तियाँ मिली है। पाषाण मूर्तियाँ एक तो आपको मिली है काले पत्थर की और एक है लाल पत्थर की। काले पत्थर की जो मिली है दोस्तों वह है मानव आकृति, और लाल पत्थर की मिली है दोस्तों वह है नर्तकी की मूर्ति मिली है। दोस्तों इसके अंदर देखो, काले पत्थर पर तो है नर्तकी की मूर्ति और लाल पत्थर पर है मानव की मूर्ति। और दोस्तों एक मैंने जो है आपको नदी गलत बता दी थी, सिंधु नदी नहीं है, वहाँ पर रावी नदी है। रावी नदी आप वहाँ पर मानना, क्योंकि वो गलती से फैक्ट में जो है सिंधु नदी याद रहेगी। रावी नदी है, जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे पे है। अब दोस्तों यहाँ से धातुओं की बात कर लेते हैं। तो धातुओं में एक तो पित्तल है, पित्तल की क्या मिली थी? इक्का गाड़ी पित्तल की यहाँ से मिली। कांस्य का यहाँ से दर्पण मिला है, कांस्य का दर्पण। तांबे की बात करें तो हमें यहाँ से मानव आकृति मिली है। इसके अलावा यहाँ से बट्टियाँ भी मिली हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ से स्केल भी मिले हैं तांबे के, ताबीज़ भी मिले हैं। इसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की मोहरों की, हड़प्पा की मोहरों की। तो यहाँ से एक तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त, यानी जिन पर कुछ ना कुछ लिखा हो, ऐसी मोहरें मिली है हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। इसके अलावा खरगोश पक्षी का अंकन
इसके अलावा आपके मिला है गरुड़ पक्षी द्वारा सांप का पीछा करने का अंकन मिला है। इसके अलावा यहाँ से दोस्तों गठिया रोग के साक्ष्य मिले, यानी यहाँ के लोगों को जो है गठिया रोग था, गठिया रोग के साक्ष्य। इसके अलावा लाजवृद्ध पत्थर मिला है, लाजवृद्ध पत्थर का लोकेट मिला है, पत्थर का लोकेट ये मिला है। इसके अलावा दोस्तों एक जो है सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है वो है दोस्तों आप इस चिन्ह को बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे, थोड़ी मिस्टेक हो तो आप करना। ये जो चिन्ह है आप बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे। किसका चिन्ह है दोस्तों? स्वास्तिक चिन्ह है। थोड़ा सा ये स्वास्तिक चिन्ह है, बहुत शुभ माना जाता है। इस स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा की देन है। किसकी देन है? हड़प्पा की देन है, यानी वर्तमान सभ्यता को हड़प्पा की देन है स्वास्तिक चिन्ह। इसके अलावा अंत में एक मरण मूर्ति मिली है दोस्तों, एक मरण मूर्ति मिली है जिसे उर्वरा देवी की संज्ञा दी गई है, जिसे कहा गया दोस्तों उर्वरा देवी। ठीक है, तो इसे कहा गया उर्वरा देवी। तो दोस्तों आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ा, उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता के किस किस विद्वान ने किस किस को निर्माता माना वो पढ़ा, फिर उसकी प्रजातियाँ पढ़ी और एक प्रमुख स्थल हड़प्पा भी आज हमने पढ़ लिया है। दोस्तों कल जो है हम अन्य जो प्रमुख स्थल है जैसे मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है, 2 या 3 स्थलों की हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और कोई भी गलती हो गई है तो अपना भाई समझकर क्षमा करें। और क्योंकि भी कई बार फैक्ट्स जो है याद नहीं रहते हैं, इसलिए कई बार मिस्टेक हो जाती है, इसलिए क्षमा कीजिए। और आपको जो है अगले वीडियो में इससे भी अच्छा आनंद आएगा, ये मैं आशा करता हूँ। आप अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहें।